हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में और आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। तो जो आरएच फैक्टर है उसके एंटीजन भी आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। और उसकी भी डिस्कवरी की थी लेंस्टेनर और वीनर ने। और सबसे पहले ये रैशस मंकी में डिस्कवर हुए थे, इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर है, ठीक है। इसके 6 एंटीजन्स होते हैं, कैपिटल सी डी ई और स्मॉल सी स्मॉल डी एंड स्मॉल ई। आरएच पॉजिटिव जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर डी एंटीजन, कैपिटल डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, और आरएच नेगेटिव है उसके अंदर कैपिटल डी एंटीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर डी के बदले कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल डी, स्मॉल ई कोई भी प्रेजेंट हो तो इसे आरएच नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। अभी एबी और आरएच सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो डी एंटीजन है उसके एंटीबॉडीज़ नेचुरली नहीं बनते। मतलब कि अगर कोई आरएच पॉजिटिव इंडिविजुअल है तो इसके अंदर डी एंटीजन होंगे तो एंटी डी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आरएच नेगेटिव है जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं है तो लेंस्टेनर लॉ में जो हमने बताया कि इसमें एंटी डी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंटी डी भी नहीं होते, ठीक है। तो डी और एंटी डी दोनों एब्सेंट होते। अभी आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के परसेंटेज अराउंड 85% जो पीपल होते हैं ना वो आरएच पॉजिटिव होते हैं और 15% है वो आरएच नेगेटिव होते हैं। एक्सेप्शन आरएच सिस्टम हमारा जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ लेंस्टेनर लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैंने बताया लेंस्टेनर्स लॉ क्या बताता है कि अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटी डी मस्ट बी एब्सेंट, ठीक है। और अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो एंटी डी मस्ट बी प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल आरएच नेगेटिव है तो उसके अंदर डी एंटीजन भी नहीं होता, डी एंटीबॉडी भी नहीं होती, ठीक है। आरएच एंटीबॉडीज़ की बात करें तो आरएच एंटीबॉडीज़ जो है वो नेचुरली नहीं बनते, नेचुरली अकरिंग आरएच एंटीबॉडी कोई नहीं होते। तो आरएच एंटीबॉडी बनते कैसे, अगर कोई आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एंटीबॉडी आरएच पॉजिटिव में भी नहीं बनेगी। अगर कोई आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल है, ठीक है, उससे हम डी एंटीजन देते हैं, ठीक है ना, तो उसका बॉडी एंटी डी बनाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आरएच नेगेटिव मदर में जैसे रिएक्शन आ रहा है जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ जो है ना वो आईजीजी टाइप के होते हैं और ये प्लेसेंटा से क्रॉस करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो एंटीबॉडीज़ है आरएच एंटीबॉडीज़, इसे वार्म एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत बढ़िया बॉडी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ है अगर एक बार हमारी बॉडी में बन गए तो वो पूरे लाइफ स्पैन तक या बहुत सालों तक रहते हैं और वो रिएक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसे कहते हैं हम ट्रांसफ्यूजन, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडीज़, ठीक है। अभी आरएच एंटीजन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो ये जो आरएच फैक्टर है ना ये भी डोमिनेंट फैक्टर है। मतलब अगर किसी का जीनोटाइप कैपिटल डी है, ठीक है ना, तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर किसी का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी भी है तो भी उसका पॉजिटिव होगा। जब किसी का जीनोटाइप दोनों स्मॉल डी हो तो ही उसका आरएच नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे दिखाया हुआ है मदर एंड फादर। तो सपोज़ अगर मदर और फादर में से फादर कैपिटल डी है, मदर स्मॉल डी है, तो भी बेबी में कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब सभी बेबी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर फादर और मदर दोनों होमोजाइगस नेगेटिव है, ठीक है ना, तो सभी बेबीज नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव है कैपिटल डी स्मॉल डी और मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है तो बेबी में हीट्रोजाइगस पॉजिटिव आने के चांसेस भी 50% होते हैं और नेगेटिव आने के चांसेस भी 50% होते हैं, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ऑफ आरएच मिसमैच, मतलब अगर हमने पॉजिटिव इंडिविजुअल का ब्लड नेगेटिव को दे दिया तो क्या रिएक्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो कोई रिस्पॉन्स या कोई रिएक्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी जो रेसिपिएंट है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ है नहीं। अभी एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो 1 महीने के अंदर बनेंगे और ये जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या करेंगे, अब हमारे आरबीसीज को एग्लूटिनेट करेंगे, हीमोलाइसिस करेंगे। तो जो रिएक्शन आएंगे वो डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होंगे, ठीक है। और जब सेकेंड एक्सपोजर होगा फिर से हम आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल को आरएच पॉजिटिव का ब्लड देंगे तो ये रिएक्शन सीवियर हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये जो है नाम ही बता रहा है कि ये न्यूबॉर्न की डिजीज़ है, ठीक है। और इसमें हीमोलाइसिस होता है। इसका कॉज क्या है, आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी, मतलब मदर और बेबी के बीच में जो आरएच का ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग होगा, ठीक है। और इसके मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, मतलब बहुत सीवियर है, थोड़ा सीवियर है, कम सीवियर है, इसके हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो यहाँ पे या तो बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो सकता है या इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम हो सकता है या कर्निक्टरस हो सकता है या हाइड्रोप्स फिटालिस हो सकता है, हम डिस्कस कर रहे हैं।
अभी पैथोलॉजी क्या होती है, आरएच फैक्टर एंड हीमोलाइटिक डिजीज। अगर मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है तो मदर का जीनोटाइप होगा स्मॉल डी और फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। अगर फादर का जीनोटाइप कैपिटल डी है तो बेबी का ब्लड ग्रुप भी कैपिटल डी स्मॉल डी हीट्रोजाइगस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर बेबी आरएच पॉजिटिव है तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कैसे होगा, यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बेबी आरएच पॉजिटिव है तो ये जो डी एंटीजन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के सर्कुलेशन में चला जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्यों एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्योंकि बिफोर डिलीवरी जो फीटल और मैटरनल ब्लड होता है वो दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब ये एंटीजन एंटर हुए मदर के अंदर, ठीक है, अभी मदर का बॉडी इसके सामने एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ये एंटीबॉडीज़ हमारे आरएच एंटीबॉडीज़ है जो IgG टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक बार जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाते तो ये मदर के ब्लड में थ्रू आउट द लाइफ या बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रेगनेंसी या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी आती है, ठीक है, और दूसरी बार भी अगर बेबी आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो एंटीबॉडी बने हुए हैं ना मदर में, ये एंटीबॉडीज़ जा करके बेबी के अंदर एंटर हो जाएगी क्योंकि ये IgG टाइप के, ठीक है, तो ये इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में एंटर हो जाते, ठीक है। और जो बेबी के RBCs होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इस डिजीज़ को हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है। हीमोलाइटिक बिकॉज ये जो एंटीबॉडीज़ है वो बेबी के RBCs का हीमोलाइसिस करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कोई आरएच नेगेटिव मदर है, उसके फर्स्ट चाइल्ड को हीमोलाइटिक डिजीज़ हो सकता है। हो सकता है अगर मदर आरएच नेगेटिव है और इसे हमने आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो इसके बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्स्ट चाइल्ड को भी हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जैसे आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई ऐसा एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो एबीओ के एंटीबॉडीज़ होते हैं ना वो IgM टाइप के होते हैं, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जा सकते। किसी को ऐसे क्वेश्चन हो कि मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो O है और बेबी का A आ गया, ठीक है ना, तो मदर का O है तो उसमें anti-A anti-B दोनों हो सकते हैं, तो ये एंटी अंदर जा करके हीमोलाइसिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये जो anti-A है वो IgM टाइप के लार्ज होते हैं, ठीक है। अभी इसके मैनिफेस्टेशन, इसमें एक आएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या हो रहा है कि जो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से जो हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, हीमोलाइसिस हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, नए एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे और ये जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं, जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। तो एरिथ्रोब्लास्ट हमें पेरिफेरल ब्लड में दिखाई देंगे, इसलिए इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्यों फीटस में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीटस में एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हीमोपोएसिस भी बहुत जल्दी रैपिडली RBCs प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में से तो होते ही है, साथ में लीवर स्प्लीन वो सब जगह से RBC प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है। और ये जो RBC है ना उनको मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलता, तो ये इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं। दूसरा मैनिफेस्टेशन है वो सीवियर फॉर्म नहीं है, एकदम माइल्ड फॉर्म में अगर थोड़े अमाउंट में एंटीबॉडी एंटर हुए हैं तो सिर्फ जॉन्डिस होगा, जिसे कहता है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटरम। मतलब इक्टेरस मतलब येलो कलर और ग्रेविस मतलब बेबी के अंदर, ग्रेविस मतलब थ्रू मदर और नियोनेटरम मीन्स न्यू बॉर्न बेबी में। तो इसमें जॉन्डिस होता है। तो ये क्यों होगा जॉन्डिस, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ हमारे RBC को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बेबी के, और इसकी वजह से बिलिरुबिन बनेगा और साथ साथ में कभी कभी स्प्लीन और लीवर भी एनलार्ज होते हैं। थर्ड मैनिफेस्टेशन है कर्निक ट्रस मतलब ये जो बिलिरुबिन बना है ना वो ब्लड में से अभी जा करके बेबी के बेजल गैंग्लिया के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और जो सिम्टम्स देगा इसे कहते हैं कर्निक ट्रस। तो ये कर्निक ट्रस यहाँ पे बेबी में होता है और इसकी वजह से जो मोटर एक्टिविटी है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये कब होगा, जब बिलिरुबिन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं कि बेबी जो है वो मिल्क भी नहीं सकल कर सकता, इरिटेबल होगा, क्राइंग करेगा, बाइसिकलिंग मूवमेंट्स, फिर कोरियोएथोटोसिस जैसे मूवमेंट्स, स्पास्टिसिटी, सीजर, खींच आने लगती है, फीवर एंड कॉमा। अभी बेबी में क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत डेवलप नहीं होता तो ये बिलिरुबिन ईजिली ब्रेन में एंटर हो जाता है और ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अभी हीमोलाइटिक डिजीज़ बहुत सीवियर फॉर्म में है तो इसे कहते हैं हाइड्रॉप्स फेटालिस, सीवियर फॉर्म ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज़। इसमें इंट्रायूट्राइन मतलब बेबी की डेथ भी हो सकती है। बेबी को इडीमा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एनीमिया है, हाइपोप्रोटीनेमिया है, लीवर एनलार्ज हो जाएगा जिसे कहते हैं हिपेटोमेगाली, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाती है जिसे कहते हैं स्प्लीनोमेगाली एंड कार्डियक फेलियर, ठीक है। अभी प्रिवेंशन में क्या करना है,
ये जो प्रिवेंशन हमें करना है वो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए करना है। तो हमें क्या करना है, अगर मदर हमारे पास फर्स्ट प्रेगनेंसी में आ रही है, ठीक है ना, तो 28 to 30 वीक्स ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम anti-RH एंटीबॉडी दे देंगे। और अगर तब नहीं आ रही तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आ गई तो 24 to 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी भी हम ये anti-RH एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन होते हैं ना बेबी के, उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। तो ये बाइंड हो गए मतलब ये मदर को नए एंटीबॉडी नहीं बनाने देंगे। तो मदर की जो इम्यून सिस्टम है ना उसको स्टिमुलेट नहीं होने देंगे, और क्योंकि मदर की इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होकर के एंटीबॉडी बने तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। और अगर फीटस आ गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाला या हीमोलाइटिक डिजीज़ वाला तो क्या करना है, ट्रीटमेंट में क्या करना है, ठीक है। 50% जो फीटस होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं, माइल्ड हीमोलाइसिस होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सीवियर केस है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब कि जो बेबी का ब्लड है वो निकाल के उसे RH नेगेटिव ब्लड देना है, ठीक है। और साथ साथ में कभी कभी इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में डायग्नोसिस हो गया है तो यहाँ पे इंट्रापेरिटोनियल रूट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और जॉन्डिस है तो उसके लिए फोटोथेरापी भी दे सकते हैं, जिससे कि बिलिरुबिन डिक्रीज हो जाएगा। हमने AB और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस किया। इसके साथ और भी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है, जिसमें आ रहा है हमारा लेवाइस ब्लड ग्रुप सिस्टम, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम, डफी, बॉम्बे, कैल, लूथरान, किड, P ब्लड ग्रुप एट्सेट्रा। जो लेवाइस ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी डिस्कवरी हुई थी, जो सब्जेक्ट का नाम था मिसेस लेवाइस। इसके अंदर ये ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन होते हैं, वो सिक्रीटरी एंटीजन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस में, और ये रिलेटेड है ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ, और इसके साथ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। MNS ब्लड ग्रुप में M, N एंड S anti-S एंटीबॉडीज होते हैं, और ये रेयरली हीमोलिसिस करते हैं। ग्रुप सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो मेडिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो इससे पहले हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। हम एक ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को दूसरे का ब्लड नहीं दे सकते। सोशली क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ब्लड डोनर्स क्लब भी चला सकते हैं कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो हम अगर हमारे पास क्लब है तो हम उसमें से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तीसरा कि हीमोलाइटिक डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट करना है, ठीक है ना, तो इसके लिए भी हमें ब्लड ग्रुप सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है। जुडिशियल भी ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मेडिको लीगल केसेस में अगर हमें कोई स्टेन है क्लोथ के ऊपर तो ये ब्लड है, और ये ब्लड है तो किसका है, तो ये भी पता चले, तो मेडिको लीगल केसेस में भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के लिए भी ABO एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एंटीजन होते हैं ABO ब्लड ग्रुप में, तो A एंड B जो एंटीजन होते हैं ना वो डोमिनेंट होते हैं, और O है वो रिसेसिव है। तो इसका मतलब है अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है, ठीक है ना, तो मदर का ब्लड ग्रुप कोई भी हो पर फादर का ब्लड ग्रुप AB नहीं होना चाहिए। AB होगा तो A या B एक तो चाइल्ड में आएगा ही आएगा, और अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप AB है तो मदर का ब्लड ग्रुप कोई भी हो, फादर का O नहीं हो सकता, क्योंकि A या B कुछ तो फादर में से आएगा ही। ये जो टेस्ट है उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें और भी ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंसिडर करना पड़ता है। तो पैटर्निटी डिस्प्यूट्स के लिए ब्लड ग्रुप सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो हमें 100% एक्यूरेसी से पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हमने ब्लड ग्रुप डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आज हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।